कल्पना कीजिए, एक देश जहां जनसंख्या नियंत्रण को हमेशा से एक उपलब्धि माना गया, जहां परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया गया, जागरूकता फैलाई गई और सरकारों ने नीतियां बनाई ताकि संसाधनों को उचित बंटवारा हो सके। लेकिन अब वही देश इस नीति की सजा भुगतने को मजबूर हो सकता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जिन्हें दशकों तक परिवार नियोजन को गंभीरता से लिया, अब जनसंख्या आधारित परिसीमन के चलते अपने राजनीतिक अधिकारों से कटौती का सामना कर सकते हैं। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये नीति जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने वाले राज्यों को दंडित करने जैसे नहीं होगा? यही सवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उठा रहे हैं और इसी मुद्दे पर उन्होंने चेन्नई में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिससे ये साफ हो गया कि दक्षिण बनाम उत्तर की एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। परिसीमन 2026 में होना है और ये तय करेगा कि लोकसभा और विधानसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जनसंख्या के आधार पर यह प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड को अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी। वहीं दक्षिणी राज्यों को सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। 1977 में जब आखिरी बार औसत जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्धारण हुआ था, तब लगभग 10.11 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता था। लेकिन अगर अब 15 लाख की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को बड़ी संख्या में नई सीटें मिलेंगी। पश्चिम बंगाल की सीटें 42 से बढ़कर 66 हो सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों की सीटें स्थिर ही रहेंगी या मामूली बढ़ोतरी होगी। यही कारण है कि स्टालिन ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई ताकि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में हिंदी पट्टी के दलों को आमंत्रित ही नहीं किया गया। डीएमके ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट को बुलाने की जरूरत ही नहीं समझी। टीएमसी को नियंत्रण जरूर दिया गया, लेकिन उसने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस के कुछ नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन हिंदी पट्टी से कोई भी प्रमुख कांग्रेस नेता नहीं आया। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि परिसीमन के मुद्दे पर अभी विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों को भले ही इस पर गंभीर आपत्ति हो, लेकिन उत्तर भारतीय दल फिलहाल इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। समाजवादी पार्टी जैसे दल इस पर अभी कुछ भी कहने से बच रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। अगर परिसीमन 15 लाख की जनसंख्या के आधार पर होता है तो भारत की कुल लोकसभा सीटें 942 हो जाएंगी। वहीं अगर 20 लाख की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है तो सीटों की संख्या 707 तक होगी। दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर के राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और दक्षिण को अपेक्षाकृत कम। यही कारण है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसे दक्षिण विरोधी नीति करार दे रहे हैं। उनका तर्क है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में परिवार नियोजन को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो इसका अर्थ ये होगा कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति का पालन करने वाले राज्यों को ही दंडित किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और अहम पहलू छिपा है। दक्षिण भारत के राज्य, विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। ये राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मामले में कई उत्तर भारतीय राज्यों से आगे हैं। यदि लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को कम कर दिया गया तो इसका सीधा असर उनकी नीतियों और विकास योजनाओं पर पड़ेगा। तमिलनाडु की मौजूदा 39 लोकसभा सीटें अगर स्थिर रहती हैं तो उत्तर प्रदेश की सीटें 120 तक पहुंच जाती हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में दक्षिण का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि स्टालिन इस मुद्दे को केवल एक संख्या का खेल नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार इस मामले पर अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन 2026 से पहले इसे लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है।
केंद्र सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस आधार पर परिसीमन करेगी। यदि वो जनसंख्या को आधार बनाती है तो दक्षिण भारत में विरोध पड़ सकता है। अगर वो अन्य कारकों को ध्यान में रखती है तो उत्तर भारत के राज्यों से सवाल उठ सकते हैं कि उन्हें अधिक सीटें क्यों नहीं दी जा रही हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा धीरे धीरे भारत की राजनीति को दो ध्रुवों में बांटने की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ वो राज्य जो जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो राज्य जो अपनी स्थिर जनसंख्या के कारण राजनीतिक नुकसान उठाने को मजबूर हो रहे हैं। परिसीमन का ये खेल केवल सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने तक सीमित नहीं रहेगा, ये भारत के संघीय ढांचे को भी प्रभावित करेगा। ये तय करेगा कि भविष्य में कौन से राज्य केंद्र की राजनीति को नियंत्रित करेंगे और कौन से राज्य केवल एक दर्शक बनकर रह जाएंगे। क्या ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप होगा? क्या ये देश की एकता के लिए सही होगा? ये सवाल अब सिर्फ दक्षिण के नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत के नागरिकों को भी सोचना होगा कि जनसंख्या ही क्या लोकतंत्र का एकमात्र पैमाना हो सकता है।